नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना और आप सभी का स्वागत करती हूं एस्पायर झारखंड में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जीपीएससी पीटी के पूरे सिलेबस को समझा था, जिसमें जीपीएससी पीटी के दोनों पेपर जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 को ब्रॉडली हम लोगों ने देखा था कि क्या-क्या सिलेबस है, क्या-क्या टॉपिक्स उसमें से आते हैं। अब आते हैं हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं जीपीएससी पीटी के जीएस पेपर 2 को, जो है आपका झारखंड का पेपर। और झारखंड के पूरे सिलेबस को हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था ब्रॉडली कि क्या-क्या टॉपिक्स है और कितने-कितने मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं झारखंड का सबसे पहला टॉपिक, झारखंड का इतिहास, जो आपको टोटल 16 मार्क्स का टॉपिक है। इसमें से टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो है मुंडा शासन व्यवस्था, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है नागवंशी शासन व्यवस्था, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है पढ़स पंचायत शासन व्यवस्था, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका फोर्थ है मांझी परगना शासन व्यवस्था, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिफ्थ है ढुगलो सोहोर शासन व्यवस्था, इसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिक्स्थ है मुंडा मान के शासन व्यवस्था, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और लास्ट है अपना जातीय पंचायत शासन व्यवस्था, जिसमें से आपको टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, जो 2 मार्क्स होल्ड करता है, जो टोटल हो जाएगा 16 मार्क्स का ये टॉपिक पूरा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज इसके टॉपिक नंबर 1 को, मुंडा शासन व्यवस्था, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और जितने भी एस्पिरेंट्स जो जेपीएससी पीटी के लिए अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं। और जितने भी लोग टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट जेपीएससी को, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है मुंडा शासन व्यवस्था। तो ये मुंडा शासन व्यवस्था इतिहास, झारखंड के इतिहास में पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है? इतिहास है और इसमें पढ़ना हम लोगों को मुंडा शासन व्यवस्था। सुनने से लगता है कि ये किसी पॉलिटी का चैप्टर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये हिस्ट्री का चैप्टर है। क्यों? क्योंकि जो मुंडा शासन व्यवस्था है, ये अभी की व्यवस्था नहीं है, ये पहले की व्यवस्था है। जो झारखंड में पहले शासन व्यवस्था चलती थी वो है, इसलिए इसे इतिहास में रखा गया है। जैसे कि अभी के वर्तमान समय में हमारे पास एक सरकार है जो देश को, जो एक राज्य को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। वैसे ही पहले के समय में ऐसी कोई सरकार तो नहीं हुआ करती थी, तो शासन व्यवस्था कैसे चलता था? तो शासन व्यवस्था उस समय कैसे चलता था? तो उसके लिए थी ये शासन व्यवस्थाएं। तो सबसे पहले झारखंड में सबसे पहली व्यवस्था जो थी वो थी मुंडा शासन व्यवस्था, जो ऋषा मुंडा और रीता मुंडा जिन्होंने इस शासन व्यवस्था की शुरुआत की थी। इन्होंने इस पद पे अलग-अलग राजाओं को स्थापित किया और ये मुंडा शासन व्यवस्था सुचारू रूप से फिर आगे बढ़ी। तो जो मुंडा शासन व्यवस्था थी, ये एक सुसंगठित रूप से चलने वाली झारखंड की पहली शासन व्यवस्था थी। जस्ट अ मिनट, 2 मिनट वेट कीजिएगा बस। तो मुंडा शासन व्यवस्था जो थी, झारखंड की पहली सुसंगठित शासन व्यवस्था थी, जिसे स्टार्ट करने वाले थे ऋषा मुंडा और रीता मुंडा। तो मुंडा शासन व्यवस्था की शुरुआत अगर होती है तो ये होती है मुंडाओं के आगमन से। तो क्या मुंडा झारखंड में पाए जाते थे पहले से या फिर बाहर से आए? तो जो मुंडा जनजाति है वो एक्चुअल में झारखंड में नहीं पाए जाते थे। तो इनका ऐसा मानना है कि झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश बाहर से होता है। तो बाहर से कहाँ से होता है? तो इसको भी लेकर के अलग-अलग इतिहासकारों का अलग-अलग मत है। कुछ लोगों का कहना है कि ये तिब्बत की ओर से आए, कुछ लोगों का कहना है कि ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए झारखंड पहुंचे हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि ये डायरेक्ट झारखंड में प्रवेश किए हैं। तो इसे हम अच्छे से टॉपिक्स में देखेंगे कि इनका प्रवेश कहाँ से हुआ है, ये कहाँ से आए हैं, फिर कैसे-कैसे इन्होंने शासन व्यवस्था स्टार्ट की, और इस टॉपिक से कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मुख्यतः अगर हम बात करें इसमें से टॉपिक्स पूछे जाने वाले, तो सबसे पहला कि शासन व्यवस्था से संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे-ऐसे शब्द हैं जो मुंडा शासन व्यवस्था में प्रयोग किए जाते थे, उन शब्दों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ कुछ अधिकारी हैं जो मुंडा शासन व्यवस्था में अपना योगदान दिया करते थे,
उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो करंट सिनेरियो से या वर्तमान समय से रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अब अपने टॉपिक को। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि मुंडा क्या है? मुंडा क्या है? तो मुंडा क्या है? अगर मुंडा के शब्द को हम देखें, मुंडा के शाब्दिक अर्थ को हम देखें, तो मुंडा शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है, जो जनरल मीनिंग है उसका, वो होता है विशिष्ट व्यक्ति। इसका सामान्य अर्थ है विशिष्ट व्यक्ति। मुंडा का सामान्य अर्थ क्या है? विशिष्ट व्यक्ति। और अगर हम इसका विशिष्ट अर्थ देखें, अगर हम इसका विशिष्ट अर्थ देखें, तो विशिष्ट अर्थ होता है इसका राजनीतिक प्रमुख। विशिष्ट अर्थ होता है इसका राजनीतिक प्रमुख। तो मुंडा शब्द को हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला इसका जनरल मीनिंग, सामान्य अर्थ। सामान्य अर्थ होता है इसका विशिष्ट व्यक्ति, और दूसरा है इसका विशिष्ट अर्थ। विशिष्ट अर्थ स्पेसिफिक मीनिंग इसका होता है राजनीतिक प्रमुख। ये हो गया मुंडा शब्द का अर्थ कि मुंडा शब्द का अर्थ क्या है। तो मुंडा शब्द का अर्थ समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो मुंडा है, इनका मूल निवास, जैसे कि मैं बोली, झारखंड नहीं है, तो मुंडा का मूल निवास कहाँ है? तो कुछ लोगों का मत है, कुछ इतिहासकारों का मत है कि इनका जो मूल निवास है वो तिब्बत से होकर के फिर झारखंड में प्रवेश किए हैं। कुछ लोगों का मत है कि ये दक्षिण पश्चिम भारत से चलकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आए और उसके बाद में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश होते हुए झारखंड में प्रवेश करते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है। और कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि नहीं, ये जो मुंडा है वो भारत के दक्षिण पूर्व से सीधे झारखंड में प्रवेश किए और यहाँ पर असुरों को हराकर अपना साम्राज्य स्थापित किए। क्योंकि हम लोगों को पता है कि झारखंड में सबसे पहले जनजाति जो है वो कौन सी थी? असुर जनजाति यहाँ पे पाए जाते थे। तो यहाँ पे असुरों का वर्चस्व था। तो जैसे ही मुंडा झारखंड में प्रवेश करते हैं, मुंडा जनजाति, तो वो यहाँ पे जो पहले से वास करते थे असुर, उनको पराजित करते हैं और फिर यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। तो इस तरह से स्टार्ट होता है मुंडा शासन व्यवस्था। और इनकी जो भाषा थी, जो मुंडाओं की जो भाषा है, उसे कहा जाता है होड़ो जगर। मुंडाओं की भाषा को कहा जाता है होड़ो जगर, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। ये हमारी मुंडा की भाषा होड़ो जगर किससे संबंधित है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। तो इस में हम लोगों ने देख लिया ये मुंडा का शब्द क्या है, अर्थ क्या है, साथ ही साथ उनका निवास स्थान के बारे में देखा और उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा के बारे में देखा। अब चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट ये है कि मुंडा वर्तमान में झारखंड में कहाँ पाए जाते हैं? मुंडाओं का जो मूल निवास स्थान है झारखंड में, अभी इनका स्थान कहाँ पे, इनका निवास कहाँ है? इनके निवास स्थान को देखें तो सबसे ज्यादा ये रांची और खूंटी में पाए जाते हैं। जो मुंडा है उनका निवास स्थान मुख्यतः झारखंड में रांची और खूंटी में है। इसके अलावा आज के समय में सभी जनजाति के लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन पर्पज से, जॉब के पर्पज से अभी सभी लोग एक जगह से दूसरी जगह निवास करने लगे हैं। तो साथ ही साथ गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, सिंहभूम, संथाल परगना, हजारीबाग जैसे स्थानों में भी ये मुंडा जनजाति पाई जाती है। ये मुंडा जो शासन व्यवस्था में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी से, कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन शब्दों को पहले हम समझते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है, इनको हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो अपना टर्मिनोलॉजी है वो है सरना। तो सरना क्या होता है? सरना का क्या अर्थ है? तो सरना का अर्थ होता है ग्राम देवता का निवास स्थान। तो सरना का अर्थ है जो भी हमारे ग्राम देवता है उनका जो निवास स्थान होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरना स्थल या सरना बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे ग्राम देवता का निवास स्थान होता है उसे कहा जाता है सरना। दूसरा टर्म आता है अखड़ा। अखड़ा क्या होता है? अखड़ा सभी लोग परिचित होंगे जो भी झारखंड के निवासी हैं। तो अखड़ा क्या होता है? अखड़ा का अर्थ होता है पंचायत की बैठक का स्थान या पंचायत की बैठक स्थल। जो पंचायत बैठते हैं गांव में, तो वो एक स्थान है अखड़ा, गांव के बीच में या कहीं पे एक स्पेसिफिक प्लेस होता है, वहां पे हम लोग सभी लोग पंचायत की बैठक करते हैं, तो उस स्थान को बोला जाता है अखड़ा। साथ ही साथ अब यह एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी जाना जाता है, सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। अब सांस्कृतिक स्थल का मतलब क्या हो गया कि कोई भी सांस्कृतिक कार्य गांव में जो हो रहा है वो आपको अखड़ा में ही होता है। जैसे कि अगर कर्मा का फेस्टिवल है तो वहां पे जो कर्मा गाड़ा जाएगा तो वो आपको अखड़ा में ही गाड़ा जाता है। तो ये हो गया आपका सांस्कृतिक स्थल। तो अखड़ा को हम लोग पंचायत स्थल और सांस्कृतिक स्थल दोनों के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है शासन दिरी।
नेक्स्ट टर्म है शासनदिरी। तो शासनदिरी का मतलब ये आपका शासन होगा। पहले शासन समझेंगे फिर समझेंगे शासनदिरी। शासन, फर्स्ट है शासन। शासन का अर्थ होता है समाधि स्थल। शासन शमशान जो बोलते हैं तो उसी को मुंडा जनजाति में आपको शासन बोला जाता है। तो शासन का अर्थ होता है समाधि स्थल। और दूसरा टर्म है शासन दिरी। अब यहाँ पे शासन का मतलब तो समझ में आ गया कि समाधि स्थल होता है। यहाँ पे दिरी, एक दिरी अलग टर्म है। तो दिरी का अर्थ होता है पत्थर। दिरी का अर्थ होता है पत्थर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पे समाधि स्थल होता है, जहां पे शासन होता है, उसके पास में एक पत्थर लगा होता है। तो उसी पत्थर को बोला जाता है शासनदिरी। समाधि स्थल के बगल में जो पत्थर खड़ा किया जाता है, पत्थर रखा जाता है, उसे कहा जाता है शासनदिरी। तो समाधि स्थल के बगल में जो पत्थर खड़ा किया जाता है उसे शासनदिरी कहा जाता है। और दिरी का मतलब क्या हो गया? पत्थर हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा सरना का अर्थ। सरना का अर्थ क्या हो गया? ग्राम देवता का निवास स्थान। दूसरा समझा अखड़ा। अखड़ा क्या होता है? तो यह पंचायत की बैठक का स्थल होता है या फिर सांस्कृतिक स्थल होता है। थर्ड है आपका शासन। शासन का अर्थ होता है समाधि स्थल। और फोर्थ है आपका शासनदिरी। शासनदिरी का अर्थ होता है समाधि स्थल के बगल में खड़ा किया हुआ पत्थर, जिसमें दिरी का अर्थ होता है आपका पत्थर। अब आता है कि ये जो मुंडा है, तो अब मुंडा जनजाति में ये मुंडा का जो एक पद है, हम लोगों ने देखा था कि विशिष्ट अर्थ होता है राजनीतिक प्रमुख। मुंडा का विशिष्ट अर्थ क्या है? राजनीतिक प्रमुख। तो ये जो मुंडा है, तो मुंडा कौन है? तो मुंडा जो होते हैं वो गांव के प्रधान होते हैं। जो मुंडा है वो गांव का प्रधान होता है, इसलिए इसे राजनीतिक प्रमुख कहा जाता है। तो मुंडा कौन है? मुंडा एक पद है जो गांव का प्रधान होंगे। तो मुंडा किसको कहते हैं? जो गांव के प्रधान है उनको क्या कह दिया गया? मुंडा। और ये जो मुंडा का पद होता है ये वंशानुगत होता है। मुंडा का पद कैसा होता है? वंशानुगत होता है। मीन अगर कोई मुंडा बने फर्स्ट बार, तो नेक्स्ट वंशज, नेक्स्ट जो उनके आने वाली पीढ़ी है, उनमें से ही कोई एक सदस्य मुंडा का पद धारण करेंगे। तो ये पद जो मुंडा का पद होता था, ये वंशानुगत हुआ करता था। और मुंडा कौन होते थे? वो गांव के प्रधान होते थे। अब अगर वो गांव के प्रधान है तो उनका कुछ कार्य भी होगा। जैसे अभी गांव में जो मुखिया होते हैं वो गांव के प्रधान होते हैं, तो उनका भी कुछ दायित्व होता है। वैसे ही पहले जो गांव के प्रमुख होते थे या गांव के जो प्रधान होते थे वो मुंडा होते थे। तो हम मुखिया से लेकर भी इसे समझ सकते हैं। तो इनका जो कार्य होगा वो देखते। तो कार्य क्या होता था? सबसे पहला कार्य था कि ग्रामीणों से, जो भी ग्रामीण निवास करते हैं यहाँ पे आपके एरिया में, उनसे लगान वसूलना। तो सबसे पहला कार्य था उनका लोगों से, ग्रामीणों से लगान वसूलना। दूसरा कार्य क्या था कि गांव में विधि व्यवस्था को बनाए रखना। जो भी गांव के अमुंडा है तो उस गांव में विधि व्यवस्था को बनाए रखना, विधि व्यवस्था को भंग नहीं होने देना, ये उनका कार्य हुआ करता था। और इनका अगर थर्ड कार्य देखें तो थर्ड इनका कार्य था, सबसे मुख्य कार्य, कि गांव में जो भी विवाद होते हैं, गांव के अंदर होने वाली सभी विवादों का निपटारा करना। इनका थर्ड मुख्य कार्य था गांव में विवादों का निपटारा करना। तो गांव के अंतर्गत जो भी विवाद हो रहे हैं उनको निपटारा कौन करते थे? ये हमारे मुंडा करते थे। तो मुंडा के तीन मुख्य कार्य हैं। पहला कार्य क्या हो गया? ग्रामीणों से लगान वसूलना। दूसरा मुख्य कार्य क्या हो गया? गांव में विधि व्यवस्था को बनाए रखना। और थर्ड मुख्य कार्य क्या हो गया? कि गांव के विवादों का निपटारा भी करना। तो ये हो गया इनके तीन प्रमुख कार्य। अब आते हैं कि ये तो हो गया कि गांव के प्रमुख है कौन? मुंडा। अब गांव से बनता है पंचायत, ग्राम पंचायत। गांव में ग्राम पंचायत बैठती है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को हातू कहा जाता है। अब अगर पूछा जाए कि हातू क्या है, तो हातू क्या है? मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत को ही क्या कहा जाता है? हातू कहा जाता है। अब अगर ग्राम पंचायत बैठी है तो ग्राम पंचायत का भी कुछ प्रमुख, कोई प्रमुख होंगे। जो ग्राम पंचायत के जो प्रमुख होते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं जो हातू के प्रमुख होते हैं, उसे कहते हैं हम हातू मुंडा। तो जो व्यक्ति ग्राम पंचायत के प्रमुख होंगे, जो व्यक्ति ग्राम पंचायत मतलब हातू के जो प्रमुख होंगे, तो उसे कहते हैं हातू मुंडा। तो ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होते हैं? वो होते हैं हातू मुंडा। तो अगर पूछा जाए कि ग्राम प्रधान कौन होते हैं, तो ग्राम प्रधान होंगे कौन? मुंडा। ग्राम प्रधान कौन हो जाएंगे? ये है हमारे मुंडा। अगर पूछा जाए ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होंगे? प्रधान या फिर
हाथों के प्रमुख, हाथों के प्रधान या फिर हाथों के प्रधान, तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे हाथू मुंडा। तो यहाँ से दो पद क्लियर हो गया कि मुंडा कौन होंगे, ग्राम प्रधान होंगे, और हाथू मुंडा कौन होंगे, हाथू प्रधान होंगे या फिर ग्राम पंचायत के प्रधान होंगे। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है पढ़ा। पढ़ा क्या होता है? तो पढ़ा क्या होता है, देखिए एक गांव के प्रधान को क्या बोल दिया गया, मुंडा। लेकिन जब कई गांवों को मिला दिया जाए तो बनता है एक पढ़ा। कई गांवों को मिलाकर बनने वाले को क्या बोला जाता है, पढ़ा बोला जाता है। तो कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा कहा जाता है। तो जब कई गांवों को मिलाकर के एक पंचायत बनता है तो क्या बोलते हैं उसको, उसको तो उसको कहा जाता है पढ़ा। और यह एक अंतरग्रामीय पंचायत होती है, क्योंकि अलग अलग गांव मिल रहे हैं ना, इसलिए से कहा गया अंतरग्रामीय पंचायत। तो कई गांवों को मिलाकर के बनने वाली पंचायत को पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत जो बनी, कई गांव को मिलाकर के जो पंचायत बनी, तो कई गांव को मिलाकर के पंचायत बनाया गया, तो उसका भी कुछ कार्य होगा, उसके लिए भी कुछ दायित्व दिए जाएंगे। तो हाँ, उनके भी कुछ दायित्व हैं। तो पहला दायित्व क्या है कि अगर दो या दो से अधिक गांव के बीच कोई विवाद हो जाए तो उन विवादों का निपटारा कौन करेगा और कहाँ पे होगा, तो वो होगा पढ़ा पंचायत में। दो या दो से अधिक गांव के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका उन विवादों का निपटारा कहाँ होगा, निपटारा कहाँ पे होगा, तो वो कहाँ होगा, पढ़ा पंचायत में। नेक्स्ट है कि मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पर अवस्थित होता है कौन, पढ़ा पंचायत। अगर मुंडा शासन व्यवस्था को देखा जाए तो मुंडा शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर कौन अवस्थित होता है हमारा, वो होता है पढ़ा। तो पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य क्या है, पहला दो या दो से अधिक गांव के बीच होने वाले विवादों का निपटारा करना। दूसरा क्या है कि ये जो पद है पढ़ा, ये मुंडा शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पर अवस्थित होता है। थर्ड क्या है कि यह मुंडा जनजाति की सर्वोच्च विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। तो जैसे हमारे सरकार में, वर्तमान सरकार में अलग अलग कार्य करने के लिए अलग तीन भागों में बांटा गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में। वैसे ही मुंडा शासन व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों कौन हुआ करते थे, वो थे पढ़ा। ये तीनों का दायित्व किसको था, ये किसको दिया गया था, पढ़ा को दिया गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा पढ़ा को। तो पढ़ा क्या है, पढ़ा अंतरग्रामीय पंचायत है, कई गांवों को मिलाकर के बनाई गई पंचायत को क्या कहा गया, पढ़ा कहा गया। पढ़ा के प्रमुख कार्य क्या है, दो या दो से अधिक गांवों के बीच जब कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा करना। और यह मुंडा जनजाति के मुंडा शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पर अवस्थित होता है। और इसका सर्वोच्च पद है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसकी जिम्मेवारी किसको दी गई है, पढ़ा को दी गई है। तो ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के रूप में कार्य करते हैं। अब आते हैं आगे कि पढ़ा के प्रमुख अधिकारी। देखिए अगर ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के रूप में अगर कार्य कर रही है तो क्या वो अकेले सारे काम कर सकती है, नहीं। तो उसके लिए उनको चाहिए कुछ अधिकारी जो उनके कार्य में उन्हें मदद करे, उनके कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने में उनकी सहायता करे। तो इनकी सहायता करने के लिए कुछ प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। और ये जो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, ये राजा को शासन संचालन में मदद करते थे, सहयोग प्रदान करते थे। और ये जितने भी अधिकारी हुआ करते थे वो सभी सदान हुआ करते थे। सदान जनजाति नहीं है, सदान जो यहाँ के मूल निवासी थे। तो जो भी यहाँ के अधिकारी हुआ करते थे राजा की सहायता के लिए, पढ़ा की में उनकी सहायता के लिए, तो उन्हें हम लोग प्रमुख अधिकारी में रखते हैं। और उनका वो सभी कैसे होते थे, वो सभी सदान हुआ करते थे। इसमें से सबसे पहला जो अधिकारी थे वो थे दीवान। जो दीवान जो थे वो राजा के नियमों को पढ़कर स्पष्ट करते थे। सॉरी, जो दीवान थे वो कौन थे, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री के समान हुआ करते थे। जो दीवान थे वो अभी वर्तमान में जैसे हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे हमारे वित्त मंत्री होते हैं, वैसे ही उस समय दीवान हुआ करते थे जो राजा के प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते थे। नेक्स्ट है पांडे। पांडे कौन होते थे, पांडे, तो पांडे वो थे जो राजा के नियमों को पढ़कर स्पष्ट किया करते थे। जो राजा के नियमों को पढ़ करके लोगों के सामने स्पष्ट किया करते थे वो कौन थे, उन्हें कहा जाता था पांडे। थर्ड, तीसरे जो अधिकारी वो है कर्ता। तो कर्ता जैसे काम उसके नाम में ही कर्ता, करने वाले। तो ये क्या करते थे, सभी प्रकार की व्यवस्था किया करते थे। जो कर्ता थे वो क्या करते थे, सभी प्रकार की व्यवस्था करते थे, साथ ही साथ बलि देने का कार्य भी करते थे। कौन, कर्ता। फोर्थ है आपके लाल, चौथा अधिकारी है लाल। और इनका कार्य होता था सभी को सहायता प्रदान करना, तो इनको सहायक कहा जाता है। लाल को क्या कहा जाता है, सहायक। और ये जितने भी पद है, जितने भी अधिकारी थे, जैसे दीवान हो गए, पांडे हो गए, कर्ता हो गए, लाल हो गए, ये सभी पद कैसे थे,
वंशानुगत थे। ये सभी पद भी कैसे थे? वंशानुगत थे। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी पद पढ़े वो सभी कैसे थे? वंशानुगत थे। अब चलते हैं आगे कि जो परंपरागत मुंडा प्रशासन में महिलाओं का स्थान नहीं दिया जाता था, महिलाओं को कोई भी स्थान नहीं दिया जाता था। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी पद पढ़ा, जैसे मुंडा हो या फिर हाथों मुंडा हो या पढ़ा हो, यहाँ पे किसी भी महिलाओं को स्थान नहीं दिया गया था। तो मुंडा प्रशासन में महिलाओं को स्थान प्रदान नहीं किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मुंडा शासन व्यवस्था में, मुंडा जो शासन व्यवस्था थी, यहाँ पे महिलाओं को कोई भी स्थान दिया नहीं गया था। जितने भी पद हुआ करते थे उसमें कोई पुरुष ही उस पद को धारण करते थे। अब चलते हैं आगे। ये जो पढ़ा है, तो पढ़ा प्रणाली मुख्यतः दो पद में होते हैं, जो भाग में होते हैं। पहला होता है जो होता है पढ़ा, और दूसरा होता है पढ़ा पंचायत। जैसे इससे पहले ग्राम था और एक ग्राम पंचायत थी, वैसे ही एक होगी पढ़ा और एक होगा पढ़ा पंचायत। जो तो पढ़ा होते हैं, सबसे पहले देखते हैं पढ़ा को। अगर पढ़ा को देखिए तो जो पढ़ा का जो प्रमुख होता है उसे कहते हैं पढ़ा राजा। जो पढ़ा का प्रमुख होगा उसे कहेंगे पढ़ा राजा। और जो और ये जो पढ़ा राजा जो होता है ना, वो होते हैं हमारे निर्वाचित। मीन्स जो पढ़ा राजा का जो पद है वो निर्वाचित होता है, पढ़ा राजा का निर्वाचन किया जाता है। तो अभी तक जितने भी पोस्ट पढ़े, जितने भी पद हम लोगों ने पढ़ा, वो सभी कैसा था? वंशानुगत था। लेकिन ये जो पढ़ा राजा है, ये कैसे है? निर्वाचित होते हैं। तो मुंडा शासन व्यवस्था में ये जो पढ़ा में पढ़ा का जो प्रमुख है वो कौन है? पढ़ा राजा। और जो पढ़ा राजा का पद है वो कैसा है? निर्वाचित है। और यही वजह है, यही एक वजह है कि जो पढ़ा राजा का पद निर्वाचित है, यही एक वजह बनती है कि मुंडा शासन व्यवस्था को पहला गणतंत्रांतरिक व्यवस्था कहा जाता है। अब चलते हैं पढ़ा पंचायत में। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन है? तो पढ़ा पंचायत के प्रमुख को बोलते हैं मानकी। पढ़ा का प्रमुख कौन है? पढ़ा राजा। परंतु पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन है? वो है मानकी। मानकी का पद कैसा होता था? तो मानकी का पद कैसा होता था? तो मानकी का पद जो था ये वंशानुगत था। तो हम देख रहे हैं जितने भी पद हैं सब वंशानुगत आ रहे हैं। किसके अलावा? सिर्फ पढ़ा राजा के अलावा। पढ़ा राजा का पद कैसा? राजा है, लेकिन उनका पद कैसा है? निर्वाचित है। बाकी सब जितने भी पद है वो सभी कैसा है? वंशानुगत है। तो पढ़ा का प्रमुख कौन है? पढ़ा राजा। और पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन है? मानकी। पढ़ा राजा का पद कैसा है? निर्वाचित है, लेकिन मानकी का पद कैसा है? वंशानुगत है। अब चलते हैं आगे। पढ़ा की प्रमुख विशेषताएं। ये जो पढ़ा है इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। क्या है इसकी विशेषताएं? तो इसकी विशेषता ये है, सबसे पहली विशेषता कि जो पढ़ा होती है ना, ये गोत्र पर आधारित होती है। जो पढ़ा है वो गोत्र पर आधारित है। जो पढ़ा है वो गोत्र पर आधारित होती है। दूसरा बात यह है कि जो गोत्र पर आधारित है ना, तो इस गोत्र को मुंडा शासन व्यवस्था में किली कहा जाता है। गोत्र को क्या कहा जाता है? किली। तो पहला टर्म क्या हुआ कि पढ़ा जो है वो मुख्यतः गोत्र पर आधारित होती है और गोत्र को यहाँ किली कहा जाता है। नेक्स्ट, यह प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था है। मैं बताई क्योंकि यहाँ पे पढ़ा राजा का निर्वाचन होता है, इसलिए इसे प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहा गया है, जिसमें राजा की नियुक्ति निर्वाचन द्वारा होता है, अर्थात राजा का पद वंशानुगत नहीं था। ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ जो पढ़ा राजा और जो मानकी हुआ करते थे, मीन्स पढ़ा का प्रमुख पढ़ा राजा और पढ़ा पंचायत के प्रमुख मानकी, ये दोनों किसी भी प्रकार का राजस्व वसूल नहीं करते थे, किसी भी प्रकार का राजस्व नहीं लेते थे। तो जो हमारी पढ़ा राजा है और जो मानकी है, किसी भी प्रकार का राजस्व नहीं लेते थे। तो ये बहुत ही अलग बात हुई। पहला, सबसे अगर इंपॉर्टेंट बात देखा जाए तो एक बात अलग निकल करके आई थी ये कि मुंडा शासन व्यवस्था में महिलाओं को स्थान नहीं दिया गया था। और दूसरा बात ये कि जो यहाँ के सर्वोच्च पद है पढ़ा राजा और मानकी, ये दोनों जो है ये किसी भी प्रकार का राजस्व नहीं लेते थे। अब पढ़ते हैं आगे। तो पहला नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है, ये एक टर्म है फूट। एक टर्म मिलता है हम लोगों को फूट। तो ये फूट क्या है? अब लोगों ने पुराने जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे कभी सुना होगा कि आप पूछा जाता है कि खूंट से हो। तो इस खूंट का अर्थ क्या होता है? तो खूंट का अर्थ होता है परिवार या वंश। इसका अर्थ होता है परिवार या वंश। खूंट का अर्थ क्या है? परिवार या वंश। और इसी से बना है, इस खूंट से ही बना है हमारा खूंट कट्टी। खूंट से ही क्या बना है? खूंट कट्टी। तो खूंट कट्टी क्या होता है? तो खूंट कट्टी क्या है? तो खूंट कट्टी एक परंपरा है। खूंट कट्टी एक परंपरा है। ये कैसी परंपरा है? ये परंपरा है इसमें कि जो जंगल की जो भूमि हुआ करती थी, पहले तो जंगल ज्यादा थे, तो जो जंगल की जमीन है उसे
गांव के कोई भी व्यक्ति जो है उस परिवार जो कोई भी एक परिवार जो उस जंगल की जमीन को साफ करता है, जंगल का कोई भी एक एरिया जिसको वो साफ करके उसको खेती योग्य भूमि बनाता है, कृषि योग्य भूमि बनाता है। तो जंगल के एक जमीन को, एक एरिया को कोई भी परिवार या कोई भी खूंट जो उसको साफ करेगा, उसको खेती योग्य जगह बनाएगा, खेती योग्य स्थान बनाएगा, तो उसे कहते हैं खूंट कट्टी। भूमि को, जंगल की भूमि को साफ करना और उसको कृषि योग्य बनाना, उसको उसको क्या कहा गया? उस परंपरा को फुटकट्टी कहा गया। तो एक ऐसी परंपरा है जिसमें मुंडाओं द्वारा जंगल को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाया जाता है, और जो भूमि साफ करता है वही उस व्यक्ति उस भूमि का मालिक होता है। ठीक है। अब देखिए, जो परिवार उस जगह को साफ किया, उस जंगल की भूमि को साफ किया, तो उस परिवार का जो पुरुष होगा, जो पुरुष प्रमुख होंगे, वही उस जमीन का मालिक होंगे। ये कहा गया, ये हो गया खूंटकटी। तो अब जो उस परिवार के, जो उस खूंट के जो प्रमुख है, पुरुष प्रमुख, महिलाओं को तो स्थान था नहीं, तो जो पुरुष प्रमुख है तो वो कहलाएंगे खूंटकटीदार, क्योंकि वो मालिक हो गए उस जमीन के, तो उन्हें कह दिया गया खूंटकटीदार। खूंटकटीदार मतलब खूंटकट्टी भूमि के मालिक। जो खूंटकट्टी भूमि के मालिक होंगे उन्हें क्या कहेंगे? खूंटकटीदार। और वो कौन होंगे? जिस खूंट या जिस परिवार ने उस जगह को साफ किया है, उस जंगल की भूमि को साफ करके कृषि योग्य बनाया है, तो उसी परिवार का कोई एक पुरुष प्रमुख जो क्या कहलाएगा? खूंटकटीदार कहलाएगा। तो यहाँ पे 3 टर्म समझा हम लोगों ने, खूंट, खूंटकट्टी और खूंटकटीदार। खूंट का अर्थ वंश या परिवार, खूंटकट्टी का क्या है? खूंटकट्टी एक परंपरा है जिसमें जंगल की भूमि को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाया जाता है, और उस परिवार के द्वारा, जिस परिवार के द्वारा जंगल को साफ किया जा रहा है, तो उस परिवार का जो पुरुष प्रधान होगा वो उसका मालिक कहलाएगा, जिसे हमने कह दिया खूंटकटीदार। उस भूमि को होल्ड करने वाला खूंटकटीदार कहलाएगा। अब आते हैं आगे। नेक्स्ट टर्म आता है पाहन। तो पाहन या पहान, जिसे हम लोग गांव में सुने होंगे कहते हुए, पहान या पाहन कहते हैं। तो जो पहान होते हैं या पाहन जो होते हैं, ये मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान होते हैं। जैसे कि गांव में एक राजनीतिक प्रधान थे, वैसे ही गांव में धार्मिक प्रधान भी होते हैं जिसको पाहन कहा जाता है। मीन्स अगर देखा जाए, कहा जाए तो एक पंडित होते हैं गांव के, तो उन्हें क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। जो गांव में क्या करते हैं? शांति बनाए रखने के लिए, गांव में शांति बनाए रखने के लिए पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का कार्य करते हैं। तो पाहन गांव के धार्मिक प्रधान है, जो गांव में शांति बनाए रखने के लिए पूजा पाठ करवाते हैं, साथ ही साथ बलि देने का भी कार्य करते हैं। तो ये हो गए पाहन। तो अगर राजनीतिक प्रधान बोला जाए तो वो कौन है? मुंडा है। लेकिन अगर धार्मिक प्रधान पूछा जाए तो वो कौन है? पाहन है। अब क्योंकि इनका कार्य है पूजा पाठ कराना, बलि देना, बलि चढ़ाना, तो इनके कार्य में इनको सहायता प्रदान करने के लिए इनका एक सहायक होता है, जो इनको पूजा पाठ के सामान एकत्र करने में उनको सहायता करता है, पूजा पाठ में उनको मदद करता है, तो उसे कहा जाता है पनभरा या पुजार। उसे कहा जाता है पुजार या पनभरा। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो पाहन का सहायक होता है, तो पुजार उसे क्या कहते हैं? पुजार या पनभरा। तो पाहन का सहायक होता है कौन? पुजार या पनभरा, जिसे पनभरा भी कहते हैं। ठीक है। तो पाहन का जो सहायता करेगा, जो सहायक होता है, उसे क्या कहते हैं? पुजार या पनभरा कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आ जाता है हमारा डाली कटारी भूमि। तो ये हमारे जो पाहन है उससे रिलेटेड है। ठीक है। डाली कटारी भूमि, तो देखिए जो वाहन है ना, वो गांव में पंडित के जैसे हैं, जो पूजा पाठ करा रहे हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखने में वहां पे पूजा पाठ कराते हैं, जो गांव में शांति बनाए रखने के लिए पूजा पाठ कराते हैं, बलि देने का कार्य करते हैं, तो वो पाहन हो गए। अब उनको धार्मिक कार्य के लिए, उनको धार्मिक कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के संचालन के लिए उनको क्या दिया जाता है? लगान मुक्त भूमि प्रदान किया जाता है। यहाँ मुंडा नहीं होगा, यहाँ पे पाहन होगा। पाहन को धार्मिक कार्य के संचालन हेतु लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? डाली कटारी भूमि। तो पाहन को धार्मिक कार्य के संचालन के लिए एक भूमि दी जाती है जो लगान मुक्त भूमि होती है, जिसे क्या कहते हैं? डाली कटारी भूमि। अब ऐसे ही
पाहन को और एक भूमि दी जाती है जिसे कहा जाता है भूत खेता भूमि। जिसे क्या कहते हैं? भूत खेता भूमि। अब भूत खेता मतलब क्या हो गया? देखिए, भूत खेतना, खेतना मतलब दूर भगाना बोला जाता है, खेतना का मतलब होता है दूर हटाना। तो भूत खेता का मतलब क्या होगा? भूत को भगाने के लिए, भूत प्रेत को भगाने के लिए या भूत प्रेत के प्रकोप से बचने के लिए, बचाने के लिए पाहन द्वारा विशेष पूजा कराई जाती है। पाहन के द्वारा विशेष पूजा कराई जाती है और पूजा हेतु इस पूजा हेतु पाहन को एक अतिरिक्त भूमि दी जाती है। एक भूमि तो दी गई थी डाली कटारी भूमि, उसके अलावा एक अतिरिक्त भूमि दी जाती है जिसे कहा जाता है भूत खेता भूमि। इसे भूत खेता भूमि कहते हैं। इस भूमि के उपज या आय से पूजा व्यवस्था की जाती है। तो भूत प्रेत को भगाने के लिए जो भी पूजा पाठ किए जाएंगे तो उसके लिए कहां से इनकम होगा? तो जो भूत खेता भूमि उससे जो भी उपज होगा या जो भी आय प्राप्त होगा तो उसका यूज करेंगे उस पूजा व्यवस्था को संचालित करने में। तो दो तरीके की भूमि दी गई पाहन को। एक दी गई डाली कटारी भूमि जो एक लगान मुक्त भूमि है, जो धार्मिक कार्य के संचालन के लिए दिया जाता है। दूसरी है अतिरिक्त भूमि जिसे क्या कहते हैं? भूत खेता भूमि, जो भूत प्रेत को के प्रकोपों से गांव को बचाने के लिए जो पूजा व्यवस्था की जाती है उसके लिए दी जाती है और उस भूमि से जो भी उपज होता है या जो भी आय होता है उसका उपयोग उसी पूजा के संचालन में किया जाता है। नेक्स्ट है, ये तो हम लोगों ने देख लिया पुजारा या पनवाड़ा। तो इस तरीके से इसके सारे टर्मिनोलॉजीज और सारे मुख्य पद हम लोगों ने देख लिए हैं। इससे ज्यादा इसमें से पूछे जाने की इससे ज्यादा इसे प्रश्न पूछे जाने के कोई चांसेस नहीं है। मैक्सिमम जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन के साथ में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे छोटे-छोटे सिर्फ नोट्स दिए गए हैं जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको काफी हेल्प करेगा आपके स्टडी में। और इसमें आपको देखे हुए आपको तो अगर किसी बुक को आप रेफर करते हो ना तो आपको ये सारे टर्म मिल जाएंगे। आपको इसमें कोई भी कमी नहीं की गई है आपके कंटेंट को लेकर के। तो आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वन बाय वन ले सकते हो। ये सारे टर्म्स आप फिर बार-बार रिवाइज भी कर सकते हो। और आप लोगों को अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो भी जो भी लोग आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके चाहने वाले हैं, जो आपके साथ पीटी की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं, आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनको भी आप ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी उनके पढ़ाई में ये वीडियो मदद करे। और इसी के साथ इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो मुंडा शासन व्यवस्था आज कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ में, जिसमें हम लोग शासन व्यवस्था के ही नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के चलेंगे। तो होप कि आपको ये वीडियो काफी लाभदायक लगा होगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ कनेक्टेड रहें। धन्यवाद।